फ्यूचर इंडेफिनिट आज पढ़ाना है। फ्यूचर मतलब आने वाला समय, नाम से स्पष्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, अनिश्चित भविष्य काल, जिसे कि नाम से स्पष्ट है। मतलब ऐसे टेंस के बारे में पढ़ाना है जो कि आगामी है, कल्पना है, कल्पनातीत है, मतलब उसके बारे में जो कल्पना की जाती है, और ऐसी कल्पना जिसके समय का पता, ऐसा काम कर रहे, ऐसा एक्शन उस जिसमें कार्य के होने का निश्चित समय का पता नहीं चलता। कहने का मतलब कि हम सभी लोग इसी भविष्य के लिए ललायित रहते हैं, उसके बारे में कहना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्य काल, मैंने कहा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्य काल, स्पष्ट है कि भविष्य जो आने वाला समय है उसके बारे में बात करना है, और ऐसा समय जिसके पता ही नहीं है, निश्चित है ये नहीं है समय, मतलब अनिश्चित समय का, आने वाले समय में, आगामी समय में कार्य एक्शन के अनिश्चितता का बोध होता है। ये नहीं पता चलता कि वह आगामी समय में किस समय पर हुआ। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। इसका पहचान क्या है? पहचान यही है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में गा, गी, ये होगा, और क्या? और आगामी समय, आने वाला आगामी समय, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, आगामी समय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह ठीक यही रहता है। वाक्य क्रम में पहचान है कि गा, गे, गी होगा, और इतने स्पष्ट है, इतने इसकी पहचान है। और इसमें क्या है, होता है आने वाला समय से कल, आने वाला कल, अगले सप्ताह, अगले वर्ष, इस तरह बात होता है इसमें, ठीक। यही इसकी पहचान है इस टेंस की। इसका अनुवादन के नियम क्या है? इसका रूल बहुत आसान है। पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा नहीं कि उसके अफर्मेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। कहने का मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट में चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब होता ही है। हेल्पिंग वर्ब है क्या? शायद और वही हेल्पिंग वर्ब है। में एक एचबी होता है, एचबी शायद या भी होता है। स्पष्ट बताया। मैं कहा कि पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था, केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड आता था। किंतु फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा नहीं है। इसका अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब रहना ही रहना है। इसीलिए ऐसा बात करते हैं एग्जाम्पल। इसमें मैं दो बताया, सैल है और विल है। सैल और विल में
कि कहाँ कहाँ किन किन सब्जेक्ट के साथ होते हैं। तो दो रूल है, समानतया जनरली, सामान्यतया या ये कहिए अंग्रेजी में जनरली, ठीक। समानतया आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल, और शेष सभी सब्जेक्ट, आई वी को छोड़कर जानते हैं यू है, और सेकेंड आई वी हो गया फर्स्ट पर्सन का, उसके बाद सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ, चाहे एक सब्जेक्ट हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे एक अधिक व्यक्ति के नाम, सभी के साथ कर रहा हूँ। समानता क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब विल होता है। जनरली आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल और से सभी सब्जेक्ट्स करता हूँ। सब्जेक्ट्स जैसे लिख देते हैं, ही, शी, इट, दे, किसी का नाम हो, चाहे नेम्स हो, अधिक से जो भी हो, क्या कहा, से सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, विल होता है, विल होता है। ये सामान्यता में कहा, जनरली कहा, स्पेशली भी करना है इसलिए मैं सामान्यता का जनरली, समानता आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल और से सभी सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे मैं बताया ब्रैकेट में ही, सी, इट, दे, नेम, एक आदमी का नाम या एक सभी व्यक्तियों के नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब विल होता है। ये समानता है। मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ, स्ट्रक्चर दे दूँ, सब्जेक्ट प्लस शैल अपॉन विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में था, किसी भी टेंस में है यही स्ट्रक्चर होगा वर्ब के बाद। और मैं बात करता हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। देखिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई हो गया, शैल हो गया, आई शैल, पढ़ाऊंगा का होगा, टीच होगा। मैं पढ़ाऊंगा अंग्रेजी, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें अंग्रेजी, दो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। आई शैल टीच, ये इनडायरेक्ट प्रोजेक्ट है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद इंग्लिश। आई शैल टीच यू इंग्लिश, क्लियर है। आई शैल टीच यू इंग्लिश, चाहे तो यू को पहले लिख सकते हो, तो आई शैल, इंग्लिश को पहले लिख सकते हैं, आई शैल टीच इंग्लिश टू यू, नहीं होगा आई शैल टीच यू इंग्लिश, अथवा आई शैल टीच इंग्लिश टू यू। इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि हम पहले कर देते हैं वर्ब के बाद, तो ये इनडायरेक्ट बाद में जाता है, तो इनडायरेक्ट से पहले टू या फा का प्रयोग होता है। आई शैल टीच यू इंग्लिश, क्लियर है। इसमें टुडे टाइम भी दिया जाता है, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, इस तरह बात की जाती है। इस बता जनरली तो नहीं, एग्जाम्पल देखो, मान लो कि आई शैल हो गया, इसका अफर्मेटिव ही हो गया, ये क्या है, अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव क्या होगा, सब बात कर देते हैं, शैल नहीं, आई शैल नॉट, शैल नॉट, क्लियर है। अरे टीच मैं लिखता कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आज मैं लिख देता, तो क्या होता, मैं आज लिख देता, आज, अगर मैं सुबह भी दे रहा हूं, आज मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश टुडे, कामा देकर टुडे, या पहले कामा लिख लेंगे, टुडे कामा आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश, यहाँ कामा जरूरत नहीं है, यही आई शैल टीच यू इंग्लिश टुडे। तो टुडे जो है एडवर्ब है,
क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव के बाद लिख दिया गया। आई शैल टीच यू इंग्लिश टुडे, या टुडे आई शैल टीच यू इंग्लिश। अच्छा, इसमें निगेटिव में हो गया आई शैल नॉट, मतलब शैल और वर्ब, मतलब यहाँ जो है क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लग गया। तो आई शैल नॉट टीच यू इंग्लिश, या टुडे है तो टुडे जोड़ देंगे। ठीक, आई के बाद वी भी करेंगे तो वी शैल नॉट टीच यू, मान लो हम कहना है कि आई वी के साथ वी शैल नॉट टीच यू इंग्लिश टुडे, हो गया। और बाकी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो तुम एक कहानी, या तुम कल तुम एक पत्र लिखोगे, मैं तो चाहे छोड़िए जरूरी नहीं है, तुम एक कहानी लिखोगे, ये हो रहा है ना, अंत लिखोगे, गागे जा रहा है, काल्पनिक हो रहा है। तुम एक कहानी लिखोगे, क्या भरोसा लिखोगे नहीं लिखोगे, तो फिक्स भी समय है। लेकिन इसी समय के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, जिंदगी भर हम लोग तरसते हैं। हम लोग पास्ट के बारे में बिल्कुल पछताते हैं कि मैं क्या हो गया और क्या हो गया जाता है, लेकिन प्रेजेंट के बारे में हम जरा भी सोचते नहीं है। किसके बारे में सोचते हैं? इसी के बारे में, ये करूंगा वो बनूंगा, हमेशा जिंदगी भर तरसते हैं। कहने का मतलब ये कल्पना है, लेकिन वही कल्पना के बारे में हम लोग का इमेजिनेशन करके हमेशा जो है अपने आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाते हैं। तो ये कहा, छोड़िए, तुम एक कहानी लिखोगे, तो यू विल हो जाएगा। आई के साथ अलग है, यहाँ आई वी भी रहता तो क्या ऐसा लगता, यू विल लिखोगे, सीधे राइट वर्ड का थर्ड फॉर्म कितना असली है। यहाँ कितना यू विल राइट ए स्टोरी, इसका नेगेटिव कर लो, यू विल नॉट राइट ए स्टोरी, इस तरह क्या। मान लो ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव था, इसका शब्द बना लेते हैं, इसका इंट्रोगेटिव भी कर देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो इतने लिख देते हैं, इंट्रो जान जाएंगे। विल को पहले कर देंगे, सीधा सीधी, अरे विल कैपिटल से, विल यू राइट ए स्टोरी, क्या तुम्हें कहानी लिखोगे, ऐसा होगा, क्या तुम्हें कहानी लिखोगे, एकदम स्पष्ट है, क्या तुम्हें कहानी लिखोगे। और मैं बात करूं, तुम्हें कहानी कब लिखोगे, इसी का तुम्हें कहानी में दो होता है, यस नो जो हेल्पिंग वर्ड शुरू होते हैं, और WH वाले क्वेश्चंस होते हैं, बस वही होता है इस इंट्रोगेटिव में। तो यह तो हो गया विल यू राइट ए स्टोरी, अब तुम्हें कहानी क्यों लिखोगे, कब लिखोगे, कैसे लिखोगे, कुछ भी आ सकता है। तो मान लो कि मैं कहा कब लिखोगे, तो कब का हम कर लेंगे पहले हिंदी के बीच में, जब हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों कब कैसे होता है तो उसके अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं। तो व्हेन, और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब वाला, व्हेन विल यू राइट ए स्टोरी, क्वेश्चन मार्क दम देना है। ये हो गया इंट्रोगेटिव में दोनों रूप। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, ये तो इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव का अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसलिए क्या, विल यू राइट ए स्टोरी, क्या तुम्हें कहानी नहीं लिखोगे, इसका क्या तुम एक कहानी नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, ठीक। तो क्या होगा, विल होगा क्या का, और तुम का यू, तुम लोग चाहे तुम, विल यू नहीं करना, सीधा सीधी कुछ नहीं, जैसे सिंपल था, यू विल नॉट, तो यू विल नॉट, विल लगा तो पहले विल यू नॉट, तो विल यू नॉट राइट ए स्टोरी, राइट ए स्टोरी, क्वेश्चन। उसी प्रकार व्हेन विल यू नॉट राइट ए स्टोरी, ये तो मैं बताया सामान्यतया इसी का से यूज होता है, लेकिन पहला नियम के अंतर्गत मैं बता दिया कि सामान्यतया
आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल होता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल होता है। आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल होता है और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल होता है। इन स्पष्ट कर दिया। और मुझे समानता तो कह दिया जनरली, और हमें विशेषता पार्टिकुलरली स्पेशली, तो स्पेशली होता क्या है, आई वी के साथ क्या हो जाता है, विल हो जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साइड हो जाता है, वाइस वर्सा, इसका ठीक उल्टा। ठीक है, कहने का मतलब विशेष दशाओं में स्पेशली विशेष दशाओं में, विशेष दशाओं ठीक में, जैसे दशा क्या होता है, अरे चुनौती है, धमकी है, चुनौती है, धमकी है, जरूरत संबंधी कार्य है, जरूरत है। ठीक है, विशेष यही दशा है, विशेष दशाओं में जैसे चुनौती है, धमकी है, जरूरत है, ऐसी दशा में क्या करते हैं, आई और वी के साथ विल तथा ही सी से सही है, ही सी इट दे नेम या नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, शायल हो जाता है, शायल हो जाता है। जैसे वो तो जो जनरली बता दिया असली नियम वही है, लेकिन विशेष जैसे कि विशेष कभी कभी आती है, मौत कभी कभी आती है, दुनिया चलता है, सवाल रूप से रोज काम होता है कि कभी कभार घटना घट, जैसे कि इस समय लॉकडाउन का समय है, कभी भाग हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना लंबा भारत एक बार बंद होगा। स्पेशली है कि नहीं बताइए, यही स्पेशली है, विशेषकर है। तो बता दूं इसमें क्या होता है, मैं बताया जैसे कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, अवश्य हो गया या जरूर तो करूंगा, बातें क्या हुआ, ठीक, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, आई है, मैं कहूंगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो क्या कहेंगे, आई शैल हेल्प यू। क्या कहेंगे, मान लीजिए कहो कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प यू, यही ना कहेंगे, समान बात हो गया, जनरल है ये, आई शैल हेल्प यू। किंतु यहां हमको बात करना है क्या, कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, आई विल, अवश्य के लिए हो गया, आई विल हो गया, आई विल हेल्प यू। समान में क्या था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ये जनरल है, सामान्य बात हुआ, सामान्य इस तरह जनरली है, इस तरह बोला जाता है, यही मुख्य है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, आई विल हेल्प यू। ठीक है, जैसे वह मुझे मार डालेगा, वह मुझे मारेगा या वह मुझे पीटेगा, कहते हैं, समान बात है, जनरली वह मुझे पीटेगा, या मैं अपने ही कहूं कि मैं तुम्हें पीटूंगा। हाँ, अच्छा है, जो भी है, चुनौती धमकी में जैसे जान से मारने की बात होती है, तो वह मुझे मारेगा तो समान बात हो गया, लेकिन वह जान से मार डालेगा तो क्या होगा, मालूम लिखा, वह मुझे जान से मार, हम क्या है ना, जान से मार डालेगा, याद रहे, जान से मार डालेगा, तो ही शैल हो जाएगा, ही विल नहीं, वह मुझे मारेगा, ही विल किल यू, तो ही शैल किल मी, है ना, जबकि ही के साथ क्या लगा है, विल लगाना है, लेकिन यहाँ वह मुझे जान से मार डालेगा, धमकी दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, ये थ्रेटन्ड है, इसमें धमकी है, धमकी का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार बताया कि आई वी के साथ ठीक उल्टा हो जाता है, हाँ, वे लोग मेरा अवश्य जाएंगे या जरूर जाएंगे, ठीक है, तो दे
सैल, मैं कहा वे लोग मेला हाउस जाएंगे, दे सैल गो टू फेयर, गो टू फेयर। और क्या हो गया, और वे लोग मेला जाएंगे, तो समान हो जाएगा ना, वे लोग मेला जाएंगे, तो क्या होगा, दे विल गो टू फेयर। ये समान हो गया। ठीक, आइए जो है स्पेशल है, विशेष है। तो मैं कहा कि सभी के साथ ये विल ही होता है, असल यही होता है। याद रहे कि आई विल के साथ हमेशा शैल और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में आई विल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, विल हो जाता है, और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाता है, शैल हो जाता है। अब इसके बारे में सामान्य नियम बता दिया मैं, जो नियम है टेंस का। अब इसमें कुछ बातें हैं, एक्सेप्शंस इसमें कुछ है, कुछ ऐसा है कि प्रेजेंट एक्सेप्शन भी है और कुछ और नियम है जो कि मैं बता दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में टेंस कुछ में होते हुए भी कुछ अलग नियम होते हैं, इस प्रकार इसमें भी कुछ है। जैसे कि मैं ये इसमें नोट करके बता दूं कुछ विशेष रूप से, एक्सेप्शन नहीं कर सकते इसको। देखिए इसमें यह है कि आगामी समय में कुछ कल्पना करना पड़ता है, कुछ बातें वो कल्पना करनी पड़ती है। जैसे कि वास्तव में वो देखने में तो क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह लगता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है। जैसे कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बता भी चुका हूँ, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आगामी समय है, या मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। जब ये शब्द है हिंदी में तो देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का है, ऐसी बात को कहें मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो क्या लग रहा है, वो प्रेजेंट की तरफ पहचान तो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन याद रहे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह तो है, किंतु इसका सेंस क्या है, आने वाला समय में है, यह फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। मुझे बाजार जाना है, इसमें मान लीजिए है मुझे बाजार जाना है, तो जाना है, जाना है, जाना है, वह आने ही वाला है, आने ही वाला है, देख रहे हैं ना, वह आने ही वाला है। ये तो लग रहा है कि सब प्रेजेंट की तरह है, लेकिन सारा जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह डिनोट कर रहा है। जैसे कि वह, इससे मुझे बाजार आना, पहले को लेते हैं, पहले की पहचान क्या है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस टू, जिसमें कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा दिया जाता है, उसमें उसके भेज उसकी पहचान भी रहता है, होना जाना है या जाना पड़ता है, उस हिसाब से है, लेकिन वो फ्यूचर इंडेफिनिट असली कहे तो फ्यूचर इंडेफिनिट की चीज है वो, क्योंकि जाना है कौन भी जाता है तो ठीक है, कौन सी था जाता है, लेकिन जाना है या जाना पड़ता है, आगे बता रहा है ना, फ्यूचर की तरफ जो है डिनोट कर रहा है, इसलिए ऐसा किया जाता है। जैसे सी ए सब्जेक्ट प्लस है अपन है प्लस टू आप प्लस अन्य शब्द जो है ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं एडेवरेबल एरेंज कहिए, ठीक, प्लस इसी को देखो, मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू लगेगा, जानते हैं इसके साथ, आई हैव टू गो टू मार्केट, बताइए आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है, भविष्य की तरफ डिनोट कर रहा है। अब दूसरा को लेते हैं, दूसरा में है कि वह आने ही वाला है, तो इसको जानते हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एबाउट ABOUT, एबाउट, और उसके बाद से इंफिनिटी या टू कहिए, आर प्लस वर्ब कर लीजिए, ठीक, उसके बाद से ऑब्जेक्ट ऑन शब्द जो भी कहना है यही कुछ, ठीक, वह आने ही वाला है। तो ये बताइए, वह के अनुसार जब जानेंगे पढ़ेंगे टेंस वर्ब पता करेगा, प्रेजेंट में ही को अक्सर करता है,
ही इज अबाउट टू कम। क्या हो गया? ही इज अबाउट टू कम। लग तो रहा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन है क्या? यह जो है ही इज अबाउट टू कम, यह है क्या? ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। वह आने ही वाला है, हाँ? वह पढ़ने ही वाला है कि नहीं? वही मेरा पढ़ नहीं रहा, न पढ़ता है, आना पढ़ रहा है, मैंने पढ़ने ही वाला है, मैंने फ्यूचर की तरह डिनोट कर रहा है। तो वाला है, जाना है, इस प्रकार यह फ्यूचर की तरह डिनोट करते हैं। हाँ, इसमें और बता दूं, इसमें पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, शर्त वाले वाक्य। इसमें मैं ये तीसरा रूप में बता दूं, कंडीशनल सेंटेंसेज, कंडीशनल, इसलिए बता दे रहा हूं कि जब कंडीशनल सेंटेंसेज पढ़ाया जाता है तो सोचा जाता है कि ऐसा क्यों है। हिंदी में तो बोला जाएगा गा गई करके दोनों वाक्यों में। कंडीशनल सेंटेंसेज में दो सेंटेंस होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, में दो उपवाक्य, दो उपवाक्य, दो उपवाक्य जिसको कलाज कहते हैं, होते हैं। दो उपवाक्य होते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल कलाज, प्रिंसिपल कलाज, इसलिए बता दे रहा हूं कि इसमें आगे काम देगा प्रिंसिपल कलाज, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कलाज, सब ऑर्डिनेट कलाज, माने आश्रित उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो इसी प्रिंसिपल कलाज में क्या होता है, ये इसकी ये शैल या विल का प्रयोग तो होता है, किंतु इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह, प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह, प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब शॉर्ट वाले वाक्यों में भी हम फ्यूचर की तरह बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यदि शॉर्ट वाले वाक्य शुरू होता है, अगर यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उनकी सहायता करूंगा, उनकी सहायता करूंगा। ठीक है, ये बताइए, यदि वह मेरे पास आएगा, एक सेंटेंस हो गया, एक कलान, तो मैं उनकी सहायता करूंगा, दो हो गया। और सही इसमें क्या है, यही प्रिंसिपल कलान है। मुख्य उपवाक्य क्या है, मैं सहायता करूंगा, सही यही है। ये तो आश्रित है, यदि वह आएगा, नहीं आएगा तो कैसे करूंगा, ये है सब्जेक्ट। तो इसमें प्रिंसिपल कलान यही है, प्रिंसिपल कलान, प्रिंसिपल या मुख्य कहिए, मुख्य उपवाक्य, ठीक। ये आश्रित है, क्या है, सबऑर्डिनेट में आश्रित है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या आश्रित उपवाक्य। इसमें कहा कि खाली प्रिंसिपल क्लॉज में साइल का प्रयोग होगा, इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट कितना प्रबल है, इसमें तो दोनों में यहाँ भी कहा है और सहायता करूंगा यहाँ भी कहा है। दोनों में हमको शायद का प्रयोग करना चाहिए था, किंतु खाली केवल प्रिंसिपल क्लॉज में, ये इफ वाले में नहीं, इफ वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाता है और मुख्य उपवाक्य जो है क्या होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। तो मैं उनकी सहायता करूंगा नहीं, यदि वह मेरे पास आएगा। इफ ही आश्रित उपवाक्य, मैंने क्या कहा, आश्रित उपवाक्य है, नहीं सबऑर्डिनेट, कहीं आश्रित है, क्या है, आश्रित है। तो क्या होगा, इफ ही कम्स टू मी, कम्स टू मी, कामा, तो के लिए कामा लिखते हैं, अब हो गया, मैं उनकी सहायता करूंगा। आई शायद हेल्प ही हो गया, अरे हाँ ठीक है। इफ ही कम्स टू मी, देख रहे हैं ना चित्र है कि नहीं, वह गा है, करूंगा, अगा, यदि वह मेरे पास आएगा, इफ ही कम्स टू मी, और मेरे पास, जबकि ये क्या होना चाहिए था, इफ ही विल कम टू मी, आई शैल हेल्प हिम। लेकिन क्या हुआ,
ये आश्रित उपवाक्य में प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंस है, इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प यू। ये तो फ्यूचर डेफिनिट है, क्या है, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या है, यही प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी है। और ये क्या है, आश्रित क्लॉज, यस सी है, ठीक, ऐसी है, आश्रित उपवाक्य है। कहने का मतलब कि ये मैं इसलिए बता दिया कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट का, ये फ्यूचर इंडिफिनिट शर्त वाले वाक्य में केवल प्रिंसिपल क्लॉज के साथ होता है, आश्रित उपवाक्य के साथ नहीं होता। वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसीलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट एकदम प्रबल है कि नहीं। तो इसमें देखना है कि ये हो गया, यदि वर्षा अगर वर्षा होगी या जब वर्षा होगी तो मैं कहीं बार बाहर जाऊंगा, आउट होगा। ये बता दे रहा है दूसरा एग्जाम्पल, जब वर्षा होगी, एक और नहीं तब पता चलेगा, जब वर्षा होगी तो, जब है तब, यदि है तो इसका नहीं लिखते, केवल काम रहता है, जब वर्षा होगी तब मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ठीक है। जब वर्षा होगी तो बाजार कैसे जाएंगे, स्पष्ट है कि जब वर्षा होगी तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। और देखिए कि इसमें क्या हुआ, ये तो क्लियर है कि असली काम है मैं बाजार नहीं जाऊंगा, यही मुख्य वाक्य है, क्या है, यही प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या है, ये आश्रित सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके बारे में बता देते हैं। कल हमको केवल शैल मिल कहने का मतलब हमको मुख्य बता रहा है, क्या, फ्यूचर इंडिफिनिट का शैल कहाँ प्रयोग होगा और क्या हो जाएगा। इसमें प्रेजेंट, चूंकि इंडिफिनिट समाप्त हो रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कितना प्रबल है ये देखना है कि फ्यूचर इंडिफिनिट के सेंस में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट हो रहा है। जब वर्षा होगी, क्या, व्हेन इट रेन्स, रेन होगा, व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होगी, कामा, देख रहे हैं ना, व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होगी, व्हेन इट रेन्स, आई शैल गो टू, आई शैल नॉट, नहीं है ना, आई शैल नॉट गो टू मार्केट, व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होगी, या इफ से भी होता है, यदि वर्षा होगी, आप चाहे तो यदि कर सकते हैं, यदि वर्षा होगी, ठीक, तो इफ लगा देंगे, इफ इट रेन्स आई शैल गो टू मार्केट। देख लिए कि फ्यूचर इंडिफिनिट कंडीशनल सेंटेंसेज में, शर्त वाले वाक्यों में का एक पोर्शन भले फ्यूचर इंडिफिनिट में आगे भी आ रहा है, किंतु उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडिफिनिट बन रहा है, केवल मुख्य उपवाक्य में ही यह फ्यूचर इंडिफिनिट में है। हाँ, ऊपर में जो बताया था कि पढ़ता है, पढ़ती है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंस की तरह, भाई मुझे जाना है या जाना पड़ता है, फ्यूचर सेंस तो आता ही है, किंतु फ्यूचर इंडिफिनिट में इस प्रकार कैसे भी वाक्य आते हैं, जैसे जाना पड़ेगा, जैसे मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाना पड़ता है, पास्ट इंडिफिनिट में जाना पड़ता था, उसी प्रकार जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा भी फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। जैसे कि वाक्य के अंत में, वाक्यों के अंत में मुझे वही बता देना चाहिए था, अंत में बता रहा हूँ, वाक्यों के अंत में ना होगा या पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना होगा, ना पड़ेगा, इस तरह सेंस आता है। तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लेकर हैव, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह लिखते हैं। जैसे मुझे, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। मैंने कहने का मतलब
ये मैं बताया, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरफ बताया था, तुम्हें अंग्रेजी बोलना है या बोलना पड़ता है, उस तरह है तो उसका तो भाई हैव टू या हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है, ये हिंदी में है तो। लेकिन तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, उसको फ्यूचर में ही हम बात करें, मतलब गागे के सेंस में, मतलब जैसे इसका अंत में गागेगी आवे, चाहे ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, इस तरह हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल, या शैल होगा या विल होगा, के बाद हैव टू अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। मान लीजिए कि कहीं पर जाते हैं, अगर हैदराबाद में जाते हैं तो वहाँ अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो मान लीजिए कोई कह रहा है तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, अब गा की बात होता है, बोलना पड़ा तो कहेगा नहीं कि मुझे जाना है, बोलना है, ये भी नहीं कहेगा। कोई दूसरा कहेगा तो कहीं कहेगा कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा या तुम्हें अंग्रेजी बोलना होगा। यू के साथ क्या होगा, विल होगा, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। हो गया, यू हो गया, विल हो गया, हैव टू हो गया। हैव टू सबके साथ, शायद हो चाहे विल हो, हैव टू स्पीक हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। देख रहे हैं कहने का मतलब कि यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। ये स्पष्ट है कि हमको क्या करना है कि स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। हमें अपनी देश की सेवा करना पड़ेगा, हमें अपनी देश की सेवा करना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमें वी शैल हैव टू सर्व आवर कंट्री, क्या हो गया, वी हो गया, शैल हो गया, हैव टू हो गया, सर्व हो गया, आवर कंट्री ऑब्जेक्ट। वी शैल हैव टू सर्व आवर कंट्री। इस प्रकार मैं बताया इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंस में मुझे जाना है या जाना पड़ता है, वही फ्यूचर है, जाना है आगे, ठीक, वो तो सही है, क्लियर है। लेकिन जब इसमें है कि हम गागेगी के सेंस में ना या होगा, ना होगा या ना पड़ेगा, ना पड़ेगी, इस तरह होता है, जैसे कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, उस सेंस में होता है गागेगी में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार फ्यूचर इंडिफिनिट समाप्त हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट तीनों समाप्त हो गए। और हमें कंटिन्यूअस पढ़ना है। मैं इस तरीके से इसलिए बताता हूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट दोनों सभी टेंस जो में थोड़ा टफेस्ट है। उसके बाद ये फ्यूचर इंडिफिनिट देखिए लिए कि हेल्प वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो अफर्मेटिव में है चाहे निगेटिव में है, सभी में हेल्पिंग वर्ब था, इसलिए इजिएस्ट है। और हमें कंटिन्यूअस पढ़ना है, कंटिन्यूअस सबसे इजिएस्ट होगा क्योंकि सभी वर्ब का के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग सभी के लिए होता है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। लेकिन आज हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट इस प्रकार समाप्त।